Welcome back to our channel, Your Educator Friend, a new learning space for you all. So, in today's video, we are starting with class 11, chapter number 1, introduction. ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे चैप्टर क्लास 11th का जो बेसिक टर्म्स है उसकी वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है हमारे चैनल पे, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट बिफोर गोइंग ऑन दिस वीडियो. ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड, तो वहाँ से जो जो चीज़ें समझाई गई हैं वो ही एक एडवांस वर्जन में यहाँ पर कंप्लीट की जा रही हैं या फिर कवर की जा रही है. तो इसलिए गो टू दैट वीडियो फर्स्ट, देन कम टू दिस वीडियो. ओके, स्टार्टिंग विद, तो आज की वीडियो में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of limited resources which have alternative uses. तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को रखते हुए कैसे अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूसेस है. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक चॉइस की प्रॉब्लम है कि आपको चॉइस करनी पड़ेगी. चॉइस क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए आप अपनी सारी विशेस को पूरा नहीं कर सकते हैं, अपनी सारी वांट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको चॉइस करनी पड़ रही है. और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब ये है कि एक अमाउंट को खर्च करने के बहुत तरीके हो सकते हैं. देयर आर वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल इन दी मार्केट. ठीक है, तो रीजंस पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहला है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज जो हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, या जो भी हमारे पास अमाउंट है वो सब एक लिमिटेड क्वांटिटी में है इन रिलेशन टू देयर डिमांड, एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस all what people want, and it is the basic reasons for existence of economic problem in all the economies. Scarcity is universal, applied to individual, organization and countries. There would have been no problem if resources are not scarce. ठीक है, तो जो स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी का मतलब होता है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही. ठीक है, तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. आपके पास जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है, जो भी सैलरी रिसीव हो रही है, जो भी आपके घर में पैसा आता है, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में आता है. डू वी एग्री ऑन दिस? ठीक है, और हम उस पैसे से सब कुछ नहीं ख़रीद सकते हैं, सारी विशेस को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ रही है. इसलिए हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है कि हम क्या ख़रीदें, कहाँ पर पैसा खर्च करें और कहाँ पर अभी पैसा खर्च नहीं करें. तो जो की प्रॉब्लम है, या जो की फैक्ट है, जो बेसिक रीज़न है इकोनॉमिक्स का या फिर इकोनॉमिक डिसीजन का या चॉइस का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज के हमारे पास पैसा लिमिटेड है. ठीक है, दूसरा आ जाता है अनलिमिटेड वांट्स. हमारे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, वो नेवर एंडिंग है. अभी एक वांट ख़त्म होता है, अगर एक वांट अभी सेटिस्फाई हुआ तो दूसरा नया वांट आ जाता है. यहाँ पर ये लिखा है, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाई. एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाई, अनदर न्यू वांट इमर्जेस. ठीक है, हम लोगों की जो विशेज़ हैं, क्योंकि वो पूरी नहीं हो पाती हैं, इसलिए वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम सब चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, हम सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं. ठीक है, अब क्योंकि वांट्स की प्रायोरिटीज़ अलग है, हर चीज़ हमें सेम टाइम पे नहीं चाहिए हो सकती है, इसी वजह से हम चॉइस कर सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं कि क्या अभी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है, क्या अभी हमें चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पोस्टपोन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ यही लिखा है, ह्यूमन वांट्स also differ in priorities. In all wants are not equally intensity. For individuals, some wants are more important and urgent as compared to others. Due to this reason, people allocate their resources in order of their preferences to satisfy some of their wants. If all the human wants have equal importance, देन इट वुड बिकम इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस. और अगर सारे ह्यूमन वांट्स इक्वल होंगे, सब इक्वल इम्पॉर्टेंस रखेंगे, तो हमें डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा, तब हम चॉइस नहीं कर पाएंगे कि क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें.
इसी के साथ आगे चलते हैं थर्ड रीज़न पे, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज सिर्फ लिमिटेड नहीं है, उसके साथ साथ उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब सिंपल है कि हमारे पास अगर 10 रुपीज़ का नोट है तो उसको हम बहुत तरीके से खर्च कर सकते हैं। वी कैन बाय अ कुरकुरे और चिप्स और चॉकलेट विद दैट, लेकिन हम सब कुछ नहीं खरीद सकते क्योंकि है तो 10 रुपये। तो यही है ऑल्टरनेटिव यूजेस कि आपके पास वैरायटी तो बहुत है बट आप सब चीज़ नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। इसलिए आपको वो चीज़ चूज़ करनी होगी जो आपके लिए बेस्ट है, जिसको कंज्यूम करके आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो वाली चीज़ें डिसाइड करते हैं, वो चॉइस करते हैं जो कि हमारे लिए बेस्ट है। तो हम सारे ऑल्टरनेटिव्स में से, सारी वैरायटी ऑफ आइटम्स में से वो आइटम चूज़ करेंगे जिसको कंज्यूम करके, जिसको खाकर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। तो अगर 10 रुपये का कुरकुरे खाकर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो आई विल बाय दैट। ठीक है, तो यही है ऑल्टरनेटिव यूजेस कि रिसोर्सेज सिर्फ लिमिटेड नहीं है लेकिन उनके वेरियस यूजेस भी हैं, और रिसोर्सेज हमें चॉइस करनी होगी उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल इज़ नॉट ओनली यूज्ड इन व्हीकल्स बट ऑल्सो रनिंग मशीन्स एंड जनरेटर्स। जैसे पेट्रोल के बहुत यूजेस हैं, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किसके लिए कंज्यूम करना है, आप अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ कर लोगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? पहली बात प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हमें चॉइस करनी पड़ेगी। चॉइस क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी वांट्स बहुत सारी है, इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ख़रीदे और क्या ना ख़रीदे इस रिसोर्स में। ठीक है, दूसरा रीजंस थे जो कि 3 है, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। ओके, तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड एंड्स। रिसोर्सेज मतलब मीन्स एंड एंड्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी ऑफ चॉइस है प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी मतलब लिमिटेशन में, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं कि कैसे एक पर्सन डिसीजन लेने वाला है अपने रिसोर्सेज और अपने ह्यूमन वांट्स के बीच में, कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एम्स टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड अप इन बेस्ट पॉसिबल वे, इन दिस पॉसिबल मैनर। बेस्ट आना चाहिए था यहाँ पर, इन इट्स बेस्ट पॉसिबल वे। तो मतलब हम इकोनॉमिक्स क्या है कि एक स्टडी है जहाँ पर हम ये स्टडी करते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज़ द वे सोसाइटी चूजेस टू यूज़ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज which have alternative uses to produce goods and services and distribute them among different groups of people. It studies how individual, businesses, government, nation about how to allocate resources. तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। अगर अभी तक आपको पता हो तो इकोनॉमिक्स जो आप सब हेड में पढ़ते थे दैट इज़ इनटू एसएसटी। अभी तक 10th क्लास तक इकोनॉमिक्स आपने एसएसटी का पार्ट पढ़ा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक एसएसटी का कॉन्सेप्ट है, या एसएसटी का पार्ट है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके लोगों को वो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने वाली है जो उनके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो ये अपने लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करके वो सारी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है जो कि लोगों को बेस्ट पॉसिबल वे में सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ अपर हेड्स पे अप्लाई नहीं होता है, वो इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है, बिज़नेस पे भी, गवर्नमेंट पे भी और नेशन पे भी। इंडिविजुअल्स पे जैसे मैंने अभी बात करी कि हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे आई हैव गिवन एन एग्जांपल इन लास्ट वीडियो ऑल्सो चिंटू का। ठीक है, तो उसमें हम यही बता रहे थे कि कैसे चिंटू हैज़ मेड चॉइस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे डिसीजन मेकिंग करी या कैसे चॉइस करी। ऐसी बिजनेस पे भी सेम अप्लाई होता है क्योंकि हर किसी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, गवर्नमेंट पे भी और नेशन पे भी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ एडम स्मिथ। ओके, आगे चलते हैं टर्मिनोलॉजी के साथ।
तो कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि है स्कार्सिटी। सबसे पहला स्कार्सिटी, बार बार रिपीट भी हो रहा था। तो स्कार्सिटी उस सिचुएशन को कहते हैं व्हेन व्हाट यू वांट इज़ मोर देन व्हाट यू नीड। ठीक है, तो व्हाट यू नीड नहीं आएगा, वेट अ सेकेंड, व्हाट यू हैव आएगा यहाँ। तो यहाँ हम बेसिकली ठीक है, तो यहाँ हम बेसिकली ये कहते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। और मतलब लिमिटेड का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो हमारी विशेस हैं उसके कंपैरिजन में हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो व्हाट यू वांट, कि आपकी जो विशेस हैं उसके कंपैरिजन में जो आपके पास है, जो ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लिमिटेड है, वो कम है। ठीक है, इसका मतलब दूसरे मीनिंग में ये भी है कि जो आपकी सप्लाई है इज़ लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड, कि मतलब जो आपके पास सप्लाई है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, कि आप चाहते तो ज़्यादा है, आप डिमांड तो ज़्यादा चीज़ों की करें लेकिन आपके पास सप्लाई नहीं है। ठीक है, उन चीज़ों की। आगे चलते हैं। कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, किसके लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। प्रोड्यूसर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए और अपने प्रॉफिट्स के लिए। अबंडेंट सेम स्कार्सिटी की अपोजिट सिचुएशन है। स्कार्सिटी में लिमिटेशन होती है कि हमारे पास कम है जितना हमें चाहिए उसके कंपैरिजन में, और अबंडेंट का मतलब ये है कि हमारे पास ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जितना हमें चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है और हमारी डिमांड कम है। ठीक है, नेक्स्ट है जीडीपी। जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज़ द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो जीडीपी कुछ और नहीं है, ये सम टोटल होता है सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की जो भी इनकम जनरेट होती है उसका सम टोटल है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर को आप फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी जानते हैं। आगे चलती है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कह लो या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कह लो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हमें कुछ ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना है जिसमें कोई भी ना तो वेस्टेज हो और जो हमारे पास रिटर्न्स हों, जो हमारे पास रिटर्न्स में वैल्यू आए वो मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को कुछ ऐसे इस्तेमाल करें कि ना ही उसकी कोई वेस्टेज हो और उसके साथ साथ जो उसकी रिटर्न्स हो, जो भी हमें रिटर्न में चाहिए वो मैक्सिमम में मिले। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल यही है कि अपने जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो अपने रिसोर्स को कुछ ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके, और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अपने रिसोर्स को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स दे सके। तो मतलब अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना बिना किसी वेस्टेज के, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। अगर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम चाहिए तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले, प्रॉफिट्स मैक्सिमम चाहिए तो प्रॉफिट्स मैक्सिमम मिले। नेक्स्ट वी हैव इज़ माइक्रो इकनॉमिक्स एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। ये दोनों जो हैं ये ब्रांचेज़ हैं इकनॉमिक्स की। ब्रांचेज़ ऑफ इकनॉमिक्स का मतलब ये है कि इकनॉमिक्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है जो कि है माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, सो स्टार्टिंग विद माइक्रो इकनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकनॉमिक्स। तो माइक्रो वर्सेस मैक्रो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बेसिस है मीनिंग। माइक्रो इकनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकनॉमिक theory which studies, there is a grammatical mistake, I can correct it,
इज़ नहीं आएगा, विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक वो ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी की जो कि इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करती है। आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ी थी, और अगर थोड़े बहुत भी चैप्टर के नेम्स याद हो तो you will remember that we have studied theory of consumer, theory of producer, demand supply, market, equilibrium price, equilibrium quantity। तो वहाँ पर बेसिकली जो हमारा मेन फोकस रहता था ना, वो एक कंज्यूमर, एक प्रोडक्ट पे, एक प्रोड्यूसर पे रहता था कि कोई एक कंज्यूमर एक सामान खरीदना चाहता है, कोई एक प्रोड्यूसर एक सामान बेचना चाह रहा है। तो वहाँ पर जो फोकस था वो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स पे रहता था। उसी को देखते हुए डेफिनेशन लिखी गई है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी हमने पढ़ी, एक बार ये डेफिनेशन फिर से स्टडी करते हैं। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies, here again grammatical mistake, which studies the behavior of aggregates of economy as a whole। तो ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ रही है, ये वो ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी को, पूरे नेशन को एक साथ स्टडी कर रही है मिलाकर। फिर है टूल्स, सेकंड पॉइंट, डिमांड और सप्लाईज के टूल्स रहा करते थे। इंडिविजुअल डिमांड, कंज्यूमर की साइड से डिमांड होती थी, प्रोड्यूसर की साइड से सप्लाई होता था। तो ये डिमांड और सप्लाई शो करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टूल्स रहने वाले हैं वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई रहने वाले हैं। एग्रीगेट्स डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है, एग्रीगेट वर्ड का मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि हम जब किसी चीज़ को कलेक्टिवली पढ़ते हैं ना, कि छोटे छोटे यूनिट्स को एक साथ मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम एग्रीगेट कहते हैं। ये मीनिंग है एज़ पर इंग्लिश, की नॉर्मल जर्नल मीनिंग है इंग्लिश। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का अगर मैं रफ़ मीनिंग अभी तुम्हें दूँ तो उसका मीनिंग ये है कि एग्रीगेट डिमांड जो है पूरे जितने भी कंज्यूमर्स हैं इकनॉमी में, सारे मिलकर डिमांड कर रहे हैं सारे गुड्स और सर्विसेज के लिए। जितने भी इकनॉमी में गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी डिमांड जो सारे कंज्यूमर्स कर रहे हैं वो होती है एग्रीगेट डिमांड। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दिस बुक ओनली। चैप्टर नंबर 7 में इसको हम स्टडी करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो तब थोड़ा और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली हम प्राइस ऑफ कॉमोडिटी या कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में घूमते थे। जैसे कंज्यूमर का मेन कंसर्न क्या होता है, अगर आप कंज्यूमर हैं, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आपका मेन कंसर्न क्या रहेगा कि वो चीज़ मुझे कितने में पड़ रही है, मुझे उसका प्राइस कितना पड़ रहा है, वो रहेगा। अगर ऐसी एक प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर का मेन कंसर्न क्या रहेगा, प्रोड्यूसर सोचेगा कि मेरे कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुझे पता चल जाए कि कोई सामान अगर मैं बेच रहा हूँ मार्केट में तो उसकी मुझे लागत कितनी लग रही है, कितना अमाउंट मुझे पड़ रहा है उस चीज़ को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेन कंसर्न यही रहता था कि कंज्यूमर को प्राइस कितना पड़ रहा है और प्रोड्यूसर को कॉस्ट कितनी पड़ रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम, जैसे कि मैंने बोला कि हम बड़े सेगमेंट्स पे बात कर रहे हैं, अब हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, अब एक की बात नहीं हो रही है, अब पूरे नेशन की बात हो रही है। तो पूरे नेशन में अगर आप गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, तो आप क्या मेन कंसर्न देखेंगे कि मेरी इकनॉमी के लोग कमाए, उनके पास रोज़गार होना चाहिए और उनके पास कमाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मेन कंसर्न इनकम और एम्प्लॉयमेंट रहता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का जो मीनिंग होता है वो मैं पहले एक बार आपको बता देती हूँ कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मीनिंग जो होता है, इसका मतलब होता है कि कितने एरिया तक वो स्टडी की जा रही है, स्टडी का एरिया कितना छोटा या कितना बड़ा है, उसको हम डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कहते हैं। कि जो एरिया ऑफ स्टडी है, फील्ड ऑफ स्टडी है, वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिमिटेड हो गए ना, हम उसी पर्सन पे स्टॉप हो गए। मेरा मेन कंसर्न इस टाइम पे क्या है कि मुझे उसको सेटिस्फाई करना है। अगर वो मेरी शॉप पे आए तो मुझे उसको ऐसा सामान देना है जो उसको सेटिस्फाई करे और वो आगे कंटिन्यू करता रहे आना। तो यहाँ एरिया ऑफ स्टडी कितना रहा, छोटा रहा, कि मेरे को एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, मेरे को एक प्रोड्यूसर से सामान खरीदना है, इतने तक। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एरिया ऑफ स्टडी होता है वो हाईएस्ट तक पहुँच जाता है। हाईएस्ट क्यों? क्योंकि हम
नेशन की बात कर रहे हैं, और नेशन में एक चीज़ तो होती नहीं है, एक इकनॉमी में 10 चीज़ें होती हैं, और 10 भी मैं कम बोल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इकनॉमी में सेक्टर्स इतने होते हैं, और फिर उन सेक्टर्स के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, इकनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही होती है, इकनॉमिक सिचुएशंस चल रही होती है, तो उसको देखते हुए जो एरिया ऑफ स्टडी हो जाता है वो हाईएस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैक्रो इकनॉमिक्स में एरिया ऑफ स्टडी हमारा हाईएस्ट रहता है। अजम्पशंस पे चलते हैं। माइक्रो इकनॉमिक्स में जो अजम्पशन रहती है वो ये रहती है कि मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे। अब जैसे हम किसी एक पे, जब हमने माइक्रो इकनॉमिक्स पढ़ी, हमने एक पे फोकस किया, तो जब हम एक पे फोकस कर रहे हैं तो हम औरों पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे। हमारा मेन कंसर्न सिर्फ उस एक पर्सन से है, बाकी की सारी दुनिया ब्लर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अज्यूम किया जाता है कि जब आप माइक्रो पढ़ेंगे ना, तो आप मैक्रो वेरिएबल्स, जो भी मैक्रो की चीज़ें हैं, उसको कांस्टेंट मानेंगे कि उसका कोई रोल प्ले है ही नहीं हमारी इकनॉमी में। जैसे कि क्लास 11th में हमने जब एक कंज्यूमर पढ़ा तो और कितने लोग हैं हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, एक प्रोड्यूसर पढ़ा तो और कितने प्रोड्यूसर्स हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर कि माइक्रो के टाइम पे आप मैक्रो को इग्नोर कर देंगे, आप औरों के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसे अगर आप माइक्रो इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। माइक्रो वेरिएबल्स जब आप पूरी इकनॉमी को देख रहे हैं, पूरे नेशन को देख रहे हैं, क्या आप एक कंज्यूमर पे फोकस कर पाएंगे? जब आप हज़ारों लाखों कंज्यूमर्स को देख रहे हैं तो आप एक कंज्यूमर को नहीं इतना फोकस कर पाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट पे इतना नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं बट फिर भी आप नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसमें जब आप सब की बात कर रहे हैं ना, तो आप एक की बात कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अदर नेम पे। माइक्रो इकनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माइक्रो इकनॉमिक्स का एग्जाम्पल है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल इनकम। मैक्रो इकनॉमिक्स का एग्जाम्पल है एग्रीगेट डिमांड एंड नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू एंड बाय बाय।